नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। निवेश की दुनिया में म्यूचुअल फंड एसआईपी सबसे पॉपुलर तरीका बन चुका है, लेकिन अक्सर निवेशकों के मन में कई सवाल भी उठते हैं। अगर एसआईपी टूट जाए तो क्या होगा? क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनियां और बैंक पेनल्टी वसूलते हैं? आज पासबुक द सेविंग शो में हम यही सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि मान लीजिए अगर आपकी एसआईपी टूट जाए तो ऐसे में क्या नुकसान निवेशक को झेलना पड़ेगा। तो ये आज के मुद्दे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस शो में, और इन्हीं सब बातों पर गहराई से हम बात भी करेंगे। अब देखिए, बैंक पेनल्टी वसूलते हैं या नहीं ये भी हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो नुकसान है अगर हो जाता है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपका एक जो किस्त है वो छूट जाती है, तो ऐसे में क्या बैंक पेनल्टी वसूलते हैं। इसके अलावा एसआईपी पॉज करने पर रुक जाता है रिटर्न, ये भी हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए एसआईपी अगर पॉज कर दी जाती है तो क्या रिटर्न रुक जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एसआईपी न टूटे इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या तरीके आप अपना सकते हैं। तो विस्तार से इन मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं आगरा के राकेश वर्मा की कहानी। आगरा के राकेश वर्मा की म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए महीने की एसआईपी है। 2 महीने लगातार उनके बैंक खाते में बैलेंस ना होने से एसआईपी की किस्तें नहीं कट पाई। उन्हें लगा कि किस्तें टूटने पर एसआईपी बंद हो जाएगी और पेनाल्टी भी लगेगी। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एसआईपी टूटने से कितना नुकसान होगा। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट जी, जो आज आपको एसआईपी से जुड़े हर कंफ्यूजन पर आसान और स्पष्ट सलाह देंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, अभी जो हमने राकेश वर्मा की कहानी देखी, ये उलझन उनकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की भी इसी तरीके की उलझन है। बड़ी संख्या में निवेशक इसी तरह की सोच भी रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, लगातार 2 या ज़्यादा एसआईपी किस्तें अगर उसकी टूट जाती हैं, तो क्या पूरी एसआईपी पर इसका असर पड़ता है? देखिए, पूरी एसआईपी के ऊपर तो उसका असर इतना नहीं पड़ता है। यानी आप कैसे होता है कि जैसे आप कोई एक एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, और वो एसआईपी लगातार 2 बार नहीं जा पाई। उसके कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, बैलेंस नहीं हो पाया, या कोई भी कारण के वश अगर वो 2 एसआईपी नहीं जा पाई तो सिर्फ वो एसआईपी बंद हो जाती है। एसआईपी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां वो एसआईपी को बंद कर देते हैं, बट वो वहां पे जितने पैसे जमा हुए हैं वो पैसे वैसे ही चलते रहते हैं। यानी जो एनएवी जब तक आपके किस्त गई है तब तक वो जो उसका ग्रोथ है वो तो चलता ही है, उसके आगे भी जो एनएवी उसकी फंड की रहती है वो तो चलती ही रहती है। सिर्फ आपकी जो किस्तें हैं, 2 या 3 किस्तें अगर लगातार नहीं जाती है तो वहां पे वो एसआईपी को जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो बंद कर देती है। बिल्कुल सर, काफ़ी लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए एसआईपी मिस हो जाती है तो क्या वास्तव में पेनल्टी लगाई जाती है, और अगर लगती भी है पेनल्टी तो क्या ये पेनल्टी एएमसी लेती है या फिर बैंक चार्ज करता है? देखिए, ये तो बहुत ही सबसे ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कंफ्यूज उसका लोगों के दिमाग में रहता है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आज इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि मान के चलिए आपके 2 से 3 एसआईपीज जो जानी चाहिए और वो नहीं गई है। यानी पहले 1 महीने में आपकी एसआईपी हिट हुई बैंक में, और ड्यू टू नॉन बैंक बैलेंस, राइट, वो एसआईपी कट नहीं हुई। फिर लगातार दूसरे महीने नहीं हुई, और 2 या 3 महीने, हर एएमसीज अलग अलग होती है, बट अनुमान 2 से 3 अगर किस्तें नहीं जा पाई एसआईपी के, तो एसआईपी एएमसीज जो है उसको वो बंद कर देती है। और ड्यू टू नॉन बैलेंस अगर ये हुआ रहता है तो एएमसीज के साइड पर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साइड पर, म्यूचुअल फंड कंपनीज के साइड के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होती है, कोई पेनल्टी नहीं होती है। जो पेनल्टी होती है वो बैंक के तरफ से होती है ड्यू टू नॉन बैलेंस, जो आपका बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया, और एसआईपी क्योंकि वो ईसीएस हिट होता है और इंटरनली बैंक को भी कुछ चार्जेस भुगतने पड़ते हैं। तो वो चार्जेस जो उनको होते हैं वो अपने जो ग्राहक होते हैं, जो बैंक के कस्टमर होते हैं,
अगर उनकी एसआईपी नहीं गई ड्यू टू नॉन बैंक बैलेंस, तो वो बैंक चार्ज करती है। एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनियां कुछ चार्ज नहीं करती है। बिल्कुल, यानी कि बैंक चार्ज करता है, और अगर बैलेंस आप ना रखें तो ऐसे में बैंक चार्ज करता है। एएमसी इसमें उसका रोल नहीं है, वो हालांकि कोई भी पेनल्टी नहीं लगाता है। सर, एसआईपी अगर पॉज हो जाती है या एसआईपी कैंसिल होने में क्या फ़र्क है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए इन्वेस्टर है, क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिसमें ये चूज़ किया जाए कि एसआईपी को अब पॉज करना है, कब पॉज करना चाहिए? एब्सोल्युटली, यानी ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एसआईपी हम शुरू तो कर देते हैं, बट कुछ कारणवश हमको एसआईपी को मैं उसको डेबिट नहीं कर पाता हूँ। अभी वो कारण क्या हो सकते हैं? शायद से मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है, या तो मेरी जो इनकम फ्लो है उसमें कोई बदलाव हुआ है, मेरी जॉब नहीं है, या मैं जॉब चेंज करने वाला हूं, या मैंने बैंक चेंज कर दिया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे एसआईपी को बंद करना है। अभी बंद करना तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन रहता ही रहता है, बट अगर ये टेम्पररी है तो आप एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप को पहले से ध्यान में आता है कि मुझे जो तकलीफ आई है वो शायद से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने तक रहेगी, और उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तो मैं एसआईपी को स्टॉप किए बिना, एसआईपी को कैंसिल किए बिना उसको पॉज करवा सकता हूं। यानी कुछ महीनों तक उसको मैं बंद करवा सकता हूं, और ऑटोमेटिकली पॉज करने से क्या होगा कि मैं जो भी तय सीमा में रखूंगा कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वापस से एसआईपी डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे परमानेंट बंद नहीं करना है, कुछ महीने के लिए बंद करना है, तो एसआईपी पॉज का इस्तेमाल करना है। और मुझे पता है कि नहीं, मुझे ये जो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कब तक आएगा, कब तक मिलेगा, तो मैं एसआईपी को कैंसिल कर सकता हूं, और जब मुझे चाहे तब वापस से एसआईपी को रिवाइव कर सकता हूं, वापस से नई एसआईपी लगाकर। यानी कि अगर परमानेंट आप उस एसआईपी को बंद करना चाहते हैं और दूसरी एसआईपी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सर आप उसे कैंसिल कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ समय बाद मैं इसमें दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा और आपका जो मन है वो बाद में बदल जाता है, तो आप उसको कुछ समय के लिए पॉज कर दीजिए। मान लीजिए सर किसी ने अगर एसआईपी पॉज किया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका जो इन्वेस्ट है उस पर किसी तरीके का जो रिटर्न आता है वो रुक जाएगा, या फिर निवेश वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले उनका चल रहा था? ये जो भी आप आज प्रश्न कर रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत बार मेरे जो निवेशक है, मेरे जो क्लाइंट्स है, वो भी ये सब सवाल लेकर मेरे पास आते हैं। देखिए, आज तो हम बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं ये उत्तर देकर कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो किस्तें आने वाली थी, आने वाले जो एसआईपी जो डेबिट होने वाली थी, वो अब नहीं होने वाली है। तो आपका जो कॉर्पस बनने वाला था, जो आपका जो पैसा जो इकट्ठा होने वाला था और उसके ऊपर जो रिटर्न आने वाला था, उसमें बदलाव हो सकता है। बट जब तक जितना चल चुका है, जितना जा चुका है, वो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, एनएवी के उतार चढ़ाव के हिसाब से, उसमें तो फर्क रहेगा ही रहेगा, और वो वैसे ही चलता जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि आपके नए किस्तें नहीं जाएगी, नए अमाउंट डेबिट नहीं होंगे, और उसके वजह से जो आपका कॉर्पस जो बढ़ने वाला था, आगे बढ़ने वाला था, वो नहीं बढ़ेगा, बस उतना ही होगा। बट एनएवी में डिफरेंस रहेगा, एनएवी बदलेगी मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से। तो जो आपका कॉर्पस रहेगा, जो उसकी आपकी करंट वैल्यू रहेगी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू के सामने जो करंट वैल्यू है, वो तो ऊपर नीचे होती जाएगी, बट उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बढ़ावा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किस्तें डेबिट नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ज़्यादा इसमें बदलाव तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में अक्सर रहते हैं, कन्फ्यूजन रहती है जब वो एसआईपी जो है वो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बीच में किसी कारणवश अगर वो जॉब चेंज करते हैं या किसी और फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से अगर वो टूट जाती है या पॉज ले लेते हैं या वो नहीं भर पाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में जो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से, और आप चूँकि हमारे दर्शकों को ऐसे तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। सर, एक और कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि एसआईपी अगर मिस ना हो और ऐसे में लगातार वो चलती रहे,
तो इसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल उपाय उनको करने चाहिए जो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं? डेफिनेटली मैडम, देखिए कैसा होता है कि अनुशासन की बहुत बार कमी हो जाती है। डिसिप्लिन, हमेशा हम कहते हैं कि जब आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको अनुशासित रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। तो पहले तो जब आपकी रेगुलर इनकम जिस तारीख पर, जैसे अगर कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी सैलरी की तारीख अगर 1 तारीख है या 5 तारीख है, तो उसका 1 या 2 दिन के अंदर आपकी जो अमाउंट एसआईपी की है वो आप डेबिट करवा लीजिए। क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, पहले मेरे जितने खर्चे हैं पहले उसको मैं निकाल लूंगा और फिर मैं कुछ दिनों के बाद उसको एसआईपी को डेट को रखूंगा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जितना मुझे बैलेंस रखना चाहिए उतना मैं बैलेंस नहीं रख पाता और मेरी एसआईपी मिस हो जाती है। तो जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आती है, आप तुरंत पैसा कटवा दीजिए। पहले इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए और फिर एक्सपेंसेस पे करिए। फिर अकाउंट में हमेशा मिनिमम बैलेंस को ध्यान में रखिए कि मेरा मिनिमम बैलेंस तो होना ही चाहिए, और कुछ पैसा हम हमेशा इमरजेंसी में लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हैं। तो अगर कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ गया जिसके वजह से आपका बैलेंस कम हो गया और एसआईपी का जो अमाउंट जाने वाला है उसमें तकलीफ आने वाली है, तो आप कुछ एक जो मिनिमम बैलेंस जो आप रखते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसको ऐसे कुशन रखिए कि भाई अगर मेरी एसआईपी की डेट जब भी आने वाली है तो मेरे एसआईपी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब आप जॉब चेंज करते हैं तो तुरंत उसका मैंडेट, बैंक चेंज होती है तो मैंडेट चेंज करवा लीजिए। बैंक को तुरंत एक्शन में लेकर आकर चेंज करवा दीजिए। कई बार क्या होता है, मेरी बैंक चेंज हो जाती है, मेरी जॉब चेंज हो जाती है, तो मैं मेरे बैंक को चेंज नहीं करवाता हूं मेरे एसआईपी के अंदर। तो रिक्वेस्ट तो यही है कि आपको कम से कम 5 बैंक आप ऐड कर सकते हैं आपके कोई भी फोलियो के अंदर। तो आप जितनी आपकी बैंक अकाउंट से उसको ऐड करवा लीजिए, और चाहिए तो आप मैंडेट भी उसमें रजिस्टर्ड करवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि भाई कभी भी कोई चेंज करने की जरूरत पड़े तो आप तुरंत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, वापस से मैं रिपीट करता हूं कि कुछ अमाउंट आप इस तरह से रखिए। या तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार लोग डिफरेंट अकाउंट ही रखते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पे बैलेंस मेंटेन रखते हैं। तो आप ये भी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक अलग से बैंक अकाउंट रखता हूं जहां से मेरी जो एसआईपी है वो डेबिट हो रही है। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, और अगर वो मिस ना हो और वो डिसिप्लिन के साथ सुचारू रूप से वो चलती रहे, तो आप इन बातों का बहुत खास ख्याल आपको रखना है कि आपको अलग से एक अकाउंट ज़रूर बनाना है जहाँ से आपका जो एसआईपी की जो किस्त हैं वो कटती रहे। मंथ के स्टार्टिंग में ही आप कोशिश करिए कि उनको कटवा दीजिए, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। इसके अलावा देखिए, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में वो भी आप जान लीजिए। देखिए, आपको लिखना है पास, चूंकि ये पासबुक का शॉर्ट फॉर्म है, आपको पास लिखना है और व्हाट्सएप पर आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आप अपने सवाल यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस शो में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का हम जवाब दे सकें। तो अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में सवाल भी दर्शकों के आ गए हैं। उनमें से कुछ सवाल हम ले लेते हैं। पटना से प्रिया सिन्हा हैं, वो पूछ रही हैं, अगर नौकरी बदलने से 1-2 महीने एसआईपी मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए? सर, मैंने जैसे कहा कि जैसे ही आपकी जॉब चेंज होती है, या तो आप एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, आप 2 से 3 महीने का वक्त ले लीजिए और फिर आप वापस से आपकी एसआईपी को एक्टिव करिए। बट जैसे ही है कि आप अनुशासित नहीं रहते हैं, आप भूल जाएंगे, तो आप पहले ही, जैसे ही जॉब चेंज होती है, जैसे ही आपको नए बैंक डिटेल्स मिलते हैं, तो आप एक नया मैंडेट करवा लीजिए और नया बैंक मैंडेट से जो भी आपकी एसआईपी है उसको आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और नया मैंडेट लगाकर वापस से एसआईपी को एक्टिव रख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर, लखनऊ से सुशील यादव पूछ रहे हैं कि क्या एसआईपी मिस होना मेरे क्रेडिट स्कोर पर भी असर डालता है? डेफिनेटली आपको आपके क्रेडिट स्कोर में कोई भी बदलाव नहीं होता है अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है। बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरी जो ईएमआई है, यानी मैंने कभी लोन ली रहती है और लोन मेरी मिस हो जाती है, लोन का ईएमआई मिस हो जाता है,
तो क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। बट ये एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे उसका कोई भी असर नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट स्कोर में कोई भी बदलाव नहीं होते हैं अगर आपकी एसआईपी मिस भी हो जाती है तो। बिल्कुल। और दिल्ली से सोनल गुप्ता सर पूछ रही हैं कि एसआईपी को अगर पॉज कराना हो तो कब कराना चाहिए? देखिए, जब आपकी इनकम रुक जाती है, जब आपके इनकम फ्लो में कोई ऐसा आप बदलाव देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट नहीं है, या तो आपके जॉब में कोई बदलाव आने वाला है, तब आप एसआईपी को पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। या तो आपके कोई ऐसे महीनों में कुछ खर्चे ज्यादा होने वाले हैं जो आपको पहले से पता नहीं था बट अभी कुछ अचानक आ चुका है, तो उसके वजह से भी आप एसआईपी पॉज या तो स्टॉप करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास जो कुछ रोचक आंकड़े लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, लेकिन एसआईपी की किस्त जो है अगर वो फेल हो जाती है तो उस पर बैंक जो है वो बहुत मोटा चार्ज करते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस यहाँ पर होते हैं, तो एक एक करके हम लोग आपको इसके बारे में आज बताते हैं। तो आप स्क्रीन पर हम लोग वो चार्जेस लेके आते हैं और बताते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो ईसीएस और नैश के ज़रिए जो आपकी जो डेबिट होती है यानी कि जो एसआईपी होती है वो कटती है। अगर वहाँ पर फेल अगर चार्ज अगर आपका हो जाता है और आपका अकाउंट जो एसबीआई से है, अगर एसबीआई से आपका पैसा कट रहा है एसआईपी का, और यहाँ पर अगर जो किस्त होती है वो फेल होती है, तो यहाँ पर आपको एसबीआई जो है वो 250 रुपये चार्ज यहाँ पर लेता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अकाउंट टाइप के आधार पर अलग अलग चार्जेस होते हैं, यानी कि किसी का सैलरी अकाउंट हो सकता है, किसी का वीआईपी अकाउंट हो सकता है, तो अलग अलग तरह के जिस टाइप के अकाउंट होंगे उस हिसाब से आपके चार्जेस यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे एसबीआई की ओर से। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फेलियर चार्ज होता है यहाँ पर 400 रुपये, 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का चार्ज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर चार्ज करता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि नैश फेल होने पर ज़्यादा चार्ज यहाँ पर एक तरह से किया जाता है। आईसीआईसी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज एसआईपी की किस्त फेल होने पर यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की ओर से लिया जाता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एसएमएस और ईमेल अलर्ट का जो चार्ज होता है वो अलग से यहाँ पर होता है, यानी कि अगर चेंज यानी जो चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है उसके अलावा अगर जब फेलियर होता है तो उसके लिए एसएमएस अलर्ट आपको भेजे जाते हैं, तो उसके लिए पर एसएमएस या ईमेल का भी एक तरह से चार्ज होता है। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 550 रुपये से लेकर 550 रुपये यहाँ पर एक्सिस बैंक जो है वो एक तरह से यहाँ पर चार्ज करता है। यहाँ पर फेलियर होने पर और चार्जेस लगाने पर क्रेडिट स्कोर पर आप पर इनडायरेक्टली एक तरह से यहाँ पर असर पड़ता है। कोटक महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 750 रुपये का चार्ज होता है वो ये बैंक लेता है एसआईपी की किस्त फेलियर होने पर। यहाँ पर बार बार फेल होने पर एसआईपी कैंसिल होने की चेतावनी भी यहाँ पर कोटक महिंद्रा की ओर से दी जाती है। वहीं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 150 रुपये से लेकर 500 रुपये का चार्ज यहाँ पर बैंक करता है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको रूरल शाखाओं में यानी कि जो रूरल एरियाज में जो बैंक होते हैं वो थोड़ा कम चार्ज करते हैं, वो इसी बीच में लेकिन रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम रूरल बैंक्स में चार्ज किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो फिर 150 रुपये से लेकर 750 रुपये यहाँ पर बैंक चार्ज करता है एसआईपी की किस्त फेल होने पर। और ऑटो डेबिट फेलियर पर समान चार्ज यहाँ पर लगता है, यानी कि जैसे कि वो ऑटो डेबिट आपका होता है उसके हिसाब से ही जैसा यहाँ पर चार्जेस होते हैं वैसे ही चार्ज बैंक यहाँ पर लेता है। येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये का चार्ज यहाँ पर येस बैंक लेता है किस्त फेल होने पर। और शहरी शाखाओं में ज़्यादा चार्ज यहाँ पर लिया जाता है, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में जो आपके बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज़ के बैंक। तो ये कुछ चार्जेस है जो बैंक यहाँ पर चार्ज करता है आपसे जब आपकी एसआईपी की जो किस्त है वो फेल हो जाती है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें और अपनी एसआईपी की जो किस्तें हैं उसको समय पर ही पे करें। ओवर टू यू अंजलि। तो देखिए, ये अलग अलग बैंक जो कि अलग अलग आधार पर अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है तो इस तरीके से ये बैंक जो हैं वो चार्ज करते हैं। हालांकि इसका जो आधार है वो अलग अलग तरीके से होता है। और एक बार फिर से हम गेस्ट के पास लौटते हैं और उन्हीं से हम एक बार फिर से विस्तार से जानेंगे। सर, आपसे एक बार फिर से मैं समझना चाहूँगी, अभिषेक ने बताया अलग अलग बैंक हालांकि उन्होंने बताए और उन्होंने ये भी बताया है कि किस जो बैंक में जो एसआईपी अगर मिस हो जाती है तो कितना चार्ज लगता है। थोड़ा मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगी कि किस आधार पर ये जो बैंक्स हैं वो चार्ज लगाते हैं। देखिए, हर एक बैंक का अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे अभिषेक ने तो डेफिनेटली कन्वे किया ही। मूलतः दो कारण होते हैं। एक तो होता है ईसीएस का फेलियर होना, यानी जब ईसीएस फेलियर हो जाता है, ईसीएस हिट नहीं हो पाता है और ईसीएस में कुछ फेलियर आ जाता है,
तब वो बैंक एसआईपी टूटती है और एसआईपी जाती नहीं है। और इनसफिशिएंट बैलेंस, ये सबसे बड़ा कारण होता है। जब भी आप आपके बैलेंस, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते, या मिनिमम बैलेंस या तो जितनी आपकी एसआईपी अमाउंट रहती है उससे कम बैलेंस आप मेंटेन किया हुआ रहता है आपने, तब आपका बैंक जो है वो आपको पेनल्टी डालता है, चार्जेस लगाता है। और वो चार्जेस कम से कम 200-250 रुपए से कम 500 रुपए तक का भी वो चार्जेस बैंक टू बैंक चेंज होता है चार्जेस, और वो चार्जेस लगाते हैं निवेशकों के ऊपर। बिल्कुल सर, इसके अलावा कोई क्या इसमें जीएसटी भी लगता है? जीएसटी अगर लगता है तो कितने % का जीएसटी लगता है, वो भी बताइएगा। जीएसटी का मुझे ध्यान में नहीं है, बट जितना मुझे ध्यान में आता है कि कम से कम वो 18% का जीएसटी उसके ऊपर लगता है पेनल्टी के ऊपर। तो जो पेनल्टी अमाउंट रहती है और प्लस 18% चार्जेस लगाकर, जीएसटी लगाकर टोटल पेनल्टी चार्जेस बैंक्स लगाते हैं निवेशकों के ऊपर। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर इन्वेस्टर को सर इन चार्जेस से अगर बचना है, एसआईपी मिस हो जाए इन केस, लेकिन अगर इन चार्जेस से बचना है तो कौन सी आसान उपाय उनको करने चाहिए? मैं चाहूंगी थोड़ा सा एग्जांपल देके भी आप समझाइएगा। देखिए, आपके शुरू में भी हमने ये इसके ऊपर चर्चा की। पहले तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप है ना एक्सपेंसेस, हमारे माइंड में क्या रहता है कि मेरे जो खर्चे आने वाले हैं पहले वो मेरे निकलने चाहिए, वो जाने चाहिए, और फिर मैं निवेश के बारे में सोचता हूँ। बट सबसे अच्छा उपाय ये है कि मेरी एसआईपी में जो भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आसानी से मेरा एसआईपी का अमाउंट डेबिट हर महीने होना चाहिए। आपकी सैलरी का जो डेट है, जो भी आपकी डेट पर इनकम ज्यादा आती है, उसके नेक्स्ट दिन या तो 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तक आप टाइम लीजिए और आपकी जो भी एसआईपी है उसको आप डिडक्ट करवा लीजिए आपके बैंक अकाउंट से। ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। और मिनिमम बैलेंस को ध्यान में रखिए, और मिनिमम बैलेंस के अलावा जितना भी आप बफर रख सके, एडिशनल बफर रख सके, क्योंकि कुछ महीने ऐसे भी हो सकता है कि आप खर्चे ज्यादा कर लेते हैं या तो खर्चे ज्यादा हो गए तो मिनिमम बैलेंस भी आप मेंटेन नहीं कर पाए। तो मिनिमम बैलेंस को भी आप अप्रोप्रिएट रखिए, जिसके वजह से जो भी आपकी एसआईपी अमाउंट हिट होने वाली है। और तीसरी एक चीज, आपके एसआईपी हो सके तो एक ही डेट पर रखिए। कई बार क्या होता है कि बहुत बार लोग 5-6 फंड में निवेश करते हैं और 5-6 फंड की अलग अलग डेट्स रखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कुछ डेट में कुछ ज्यादा खर्चा हो गया तो बैलेंस कम हो जाता है, और फिर जितना बैलेंस चाहिए होता है एसआईपी डिडक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं होता है। तो ये सब चीजें के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपकी डेट निश्चित रखिए, हो सके तो एक ही डेट रखिए। एसआईपी डिडक्ट की जो डेट आप रख रहे हो वो आपके सैलरी के 1 या 2 दिन के बाद की रखिए। बिल्कुल। और ऐसा अगर आप करेंगे तो कोशिश यही रहेगी कि आप जो डेट है वो आप भूलेंगे नहीं, और ऐसे में आपकी जो एसआईपी आप कर रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। सर, कुछ और हमारे साथ दर्शकों के जो सवाल हैं, चूँकि लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं तो उनके सवाल आ गए हैं, वो सवाल हम ले लेते हैं। चंडीगढ़ से मनीष भल्ला सर पूछ रहे हैं, उनका सवाल है कि अगर 1 महीने एसआईपी मिस हो जाए तो क्या अगले महीने डबल अमाउंट डाल सकते हैं? सर, ये लोगों के मन में कंफ्यूजन भी रहती है। अगर किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि एसआईपी मिस हो जाती है, ऐसा हो सकता है कि अगले ही मंथ उनको डबल अमाउंट डालना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बहुत बार तो ऐसा भी सवाल आता है मुझे कि मेरा ये महीने एसआईपी मैंने डिडक्ट नहीं करवाया या तो नहीं गया, तो क्या नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली 2 किस्तें चली जाएगी? नहीं, ऑटोमेटिकली 2 किस्तें तो नहीं जाएगी। जो महीने का जो किस्त जाना चाहिए वही सिर्फ डेबिट होता है। हाँ, आपका जो नहीं गया आप उसको एडिशनली एज अ परचेस आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनुशासितता जो रखनी थी वो आप रखना चाहते हैं, डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, अमाउंट के वाइज आपने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेक्स्ट मंथ में आपकी जो एसआईपी जो कटने वाली है वो तो कटेगी ही कटेगी, बट साथ में डबल नहीं कटेगी, बट आप एडिशनली खुद आप आपके वित्तीय सलाहकार या आप खुद जाकर आप खुद वो परचेज कर सकते हैं, और जो आपकी एसआईपी की जो कंटिन्यूटी थी उसको आप रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा सर, पुणे से दीपा रहाणे पूछ रहे हैं कि एसआईपी की किस्त मिस होने पर क्या ईएमसी खुद एसआईपी कैंसिल कर देती है? देखिए, आप 2 से 3 किस्तें अगर लगातार नहीं जाती है तो एएमसी वाले हैं जो वो एसआईपी को कैंसिल कर देते हैं,
और वो आपको वापस से अगर चालू करना है तो वापस से वो रिट्रीव करना पड़ता है, रिवाइव करना पड़ता है। बट 2 से 3 किस्त अगर नहीं जाती है तो वो मैंडेट को कैंसिल कर देते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं और वापस से आपको एसआईपी को रीएक्टिवेट कराना पड़ता है। बट आपने अगर पॉज किया होता है तो एसआईपी म्यूचुअल फंड कंपनियां एएमसी बंद नहीं करती है। आपने अगर स्टॉप करवा दिया है तो वो तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। पर अगर आपकी एसआईपी जाती नहीं है, 2 से 3 किस्तें लगातार नहीं जाती है, तो सामने से एसआईपी की जो फंड है एएमसी वाले बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और कोशिश यही करिए कि आप अपनी एसआईपी को पॉज बिल्कुल भी ना करें या किसी कारणवश वो बिल्कुल भी छूटे नहीं। अगर छूट रही है तो कोशिश करिए उसे कंटिन्यू आप कर लीजिए। सर, भोपाल से विक्रम तिवारी पूछ रहे हैं कि क्या एसआईपी पॉज करने पर एनएवी या रिटर्न पर कोई असर होता है? देखिए, वैसे एनएवी और रिटर्न पे क्या बदलाव होगा, आप जो एडिशनली जो डालने वाले थे, जो डेबिट होने वाला था और जिससे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और करंट वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला था, वो नहीं होगा। हाँ, अभी इसमें क्या होगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू में बदलाव नहीं होगा, बट जो आपकी करंट वैल्यू है, क्योंकि एनएवी तो मार्केट के हिसाब से चेंजेस होगी ही, आपने एसआईपी स्टॉप कर दी रहेगी, पर करंट वैल्यू तो मार्केट के जो एनएवी के ऊपर जाना और नीचे जाना, उतार चढ़ाव जो होगा, उससे तो करंट वैल्यू में फर्क आएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू में फर्क कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके कोई एडिशनल अमाउंट जो आगे जाकर जाने वाली थी, डेबिट होने वाली थी, वो नहीं होने वाली है। बिल्कुल, तो करंट वैल्यू पर जो असर है वो फिलहाल तो जो है नहीं आने वाला है। सर, एसआईपी पॉज करने से निवेश के रिटर्न पर वास्तव में क्या कोई असर पड़ता है, या कोई जो निवेशक है उसके लिए सही ऑप्शन क्या है चूज करने का? देखिए, मेरे हिसाब से जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसको मैं बंद भी कर सकता हूं, वो सोचकर आप एसआईपी को शुरू मत करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितने ज्यादा रखोगे, जितने टाइम तक रखोगे, उतना अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग होकर आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए एक सहूलियत आपको मिली है कि आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, या तो पॉज कर सकते हैं, राइट? तो पॉज करने की सहूलियत मिली है, स्टॉप और कैंसिल की भी सहूलियत है, बट उसके बारे में मत सोचिए। जितना हो सके उतना आप पॉज के बारे में सोचिए। अगर कोई तकलीफ आती है, आपकी जॉब रहती नहीं है, या जॉब चेंज होती है, या अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, तो आप पॉज रखिए, 1, 2, 3, 4 महीना आप पॉज रखिए और वापस से जो आपका जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है उसको स्टार्ट करिए। बिल्कुल। मान लीजिए, चूंकि सर आपने जिक्र किया कि अगर जॉब नहीं रहती है तो क्या इस दौरान भी किसी तरीके को कोई असर पड़ता है? अगर एसआईपी छूट जाए, किस्त ना कटे, तो ऐसे में किसी तरीके का कोई असर? डेफिनेटली आपका एक डिसिप्लिन जो रहता है इन्वेस्टमेंट में वो टूट जाता है, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग में फर्क पड़ जाता है। अगर मार्केट अच्छा चल गया तो वो मार्केट का जो आपको फायदा होना चाहिए था वो आपका नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे वैसे तो कारण है ही कि अगर आप जॉब चली गई, या आपने जॉब चेंज कर ली, या आपने एसआईपी स्टॉप कर ली या पॉज कर ली, तो उसके जो नुकसान है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। बट हाँ, जितना हो सके उतना वही ध्यान में रखना है कि मैं कैसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखूं, कैसे मैं एसआईपी को डेबिट करवाऊं, जो चीजों पे मेरा कंट्रोल है उसको डेफिनेटली देखना है और उसमें बदलाव लाना है। बिल्कुल। इसके अलावा सर, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करनी चाहिए? कैसे करें फाइनेंशियल प्लानिंग कि एसआईपी बिल्कुल भी मिस ना हो, और वो जैसा कि डिसिप्लिन का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि डिसिप्लिन जो है वो बनाकर रखना होगा, तो वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि हमको कंटीजेंसी और इमरजेंसी रखनी है। हमारे खर्चे कब बढ़ते हैं, या तो हम इंपल्सिव बाइंग करते हैं, जो चीजों की जरूरत नहीं है वो हम खरीदते हैं, राइट? डेफिनेटली कुछ त्योहारों के दिन हम ज्यादा शॉपिंग हमसे हो जाती है, पर हमारी प्लानिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि मैं कंटीजेंसी को पहले रखूं, यानी जो इमरजेंसी प्लानिंग है, जो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड थे, उसके लिए पहले से ही एक अलग से कॉर्पस मेंटेन करूं, जिससे मैंने जो एसआईपी सोची है, मैंने जो इनकम मेरी आ रही है, मेरे जो खर्चे हो रहे हैं, जो मैं सेविंग कर रहा हूं, सेविंग का कम से कम 40% हिस्सा मेरा कम से कम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए एसआईपी के तौर पर। तो ये सब चीज फाइनेंशियल प्लानिंग एक आपको स्ट्रक्चरली एक डायरेक्शन देने में काम लगता है। जब भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जब भी आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है,
तो डेफिनेटली तकलीफें आती है। बट अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आपको जो भी उसके चेकलिस्ट है वो आपको एक एक टिक मार्क करना चाहिए, और उस तरह से प्लानिंग आप करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बिल्कुल दिक्कतें नहीं आएंगी, और फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से आप कर सकते हैं जैसा कि सर भी आपको बता रहे हैं। सर, आपके एक्सपीरियंस से एसआईपी से जुड़े इन तमाम कंफ्यूजन को अगर दूर करना है इन्वेस्टर को, तो किन 3 खास बातों का उनको ध्यान रखना होगा? एसआईपी की जो डेट है वो एक ही रखिए, राइट। उसमें अलग अलग फंड के लिए अलग अलग एसआईपी डेट रखना, मुझे लगता है ये करना बहुत ही गलत होगा। पहले आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए और फिर एक्सपेंसेस पे फोकस करिए, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट बिल्ड करने वाली है, वेल्थ क्रिएशन करने वाला है, वो आपको अच्छे से ध्यान में फोकस रखना है रादर देन आपको एक्सपेंसेस पे। और आपकी जो सैलरी की जो डेट है उससे कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर आपकी एसआईपी की डेट रखिए, जिससे आपकी जो डेबिट जो होने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही से हो जाए, और उसके बाद जो आपके खर्चे आने वाले हैं वो भी आप सही तरीके से कर सको। तो इन बातों को प्रायोरिटाइज आपको करना है जो लगातार सर बार बार बता रहे हैं, और इस प्रोग्राम में भी आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी ही है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसआईपी आपको मिस नहीं करनी है। ऑल्दो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में सर सवाल भी था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ जाए, तो ऐसा हालांकि नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कोशिश आप यही करिए कि जो फर्स्ट वीक है मंथ का उसमें आप अपनी एसआईपी जो है वो आप कटवा लें, अपनी किस्त कटवा लें। इसके अलावा अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर 3-4 जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सभी की जो डेट है आप फिक्स करके रखें, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर बात यहाँ पर की जाए, चूँकि सर हम ये भी देख रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करके रखना ही है, चूँकि इमरजेंसी फंड कई बार लोगों के पास नहीं होता, या फिर लोग सोचते भी नहीं है कि हमको इमरजेंसी फंड रखना है, या मंथ के जो एंड होता है उसी में ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हम हमारा अब जो डेट है जहाँ पे एसआईपी हमारी कटने वाली है, इन्वेस्टमेंट अगर जो हमने कर रखा है वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कई बार कि वो मंथ एंड में प्रॉब्लम हो जाती है, वो एसआईपी नहीं कटती है। तो ये भी इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि इमरजेंसी फंड आप बिल्कुल रखिए। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शुक्रिया अंजलि जी, थैंक यू। तो देखिए आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि एसआईपी टूटना निवेशकों के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आपको इसे बिल्कुल भी हल्के में भी नहीं लेना है। बार बार एसआईपी मिस होना बैंक पेनल्टी और एएमसी कैंसिलेशन तक ले जा सकती है। बेहतर यही है कि निवेशक पहले से प्लानिंग करें, जैसा कि सर भी जिक्र कर रहे थे कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और ज़रूरत पड़ने पर एसआईपी पॉज का ऑप्शन इस्तेमाल करें। याद रखिए, अनुशासन ही निवेश करने की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसी संदेश के साथ आज का पासबुक द सेविंग शो यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए सवाल और नए जवाब के साथ।